नमस्कार दोस्तों। आज की कक्षा में हम लोग धातु अधातु के रासायनिक गुणधर्म, जैसे कि कुछ धातु हम लोग पढ़ चुके हैं कि जैसे कुछ धातु है वो काफी अभिक्रियाशील होती है, वो शीतल जल के साथ अभिक्रिया करती है। कुछ धातु गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है और कुछ धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है। तो ये धातुओं में ये कौन सा कारक है जिसके आधार पे हम ये बोल सकते हैं कि कौन सी धातु ज्यादा अभिक्रियाशील है, कौन सी धातु कम अभिक्रियाशील है। हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं कि जो धातु ज्यादा अभिक्रियाशील है वो शीतल जल के साथ अभिक्रिया कर जाती है, तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया कर जाती है। लेकिन कुछ धातु है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है। लेकिन कुछ धातु कम अभिक्रियाशील होती है न, जो 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 ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। तो ये जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। तो ये कौन सा कारक है जिसके आधार पे हम कह सकते हैं कि कौन सी धातु ज्यादा अभिक्रियाशील है और कौन सी धातु कम अभिक्रियाशील है। तो इस पाठ में इसके अलावा हम लोग इसमें देखेंगे कि जो बंधन है, इसके अलावा इस पाठ में हम लोग कुछ इसके आगे भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं एनोडीकरण। अब ये एनोडीकरण क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं, हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि बहुत सारे धातु है जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो उस पे ऑक्साइड का एक परत बन जाता है, जिसको हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं। और ये ऑक्सीकरण धातु को फिर से, ये जो धातु की जो परत है वो फिर से, जो धातु की परत है जो ऑक्सीकरण के कारण बनी है, ये धातु को फिर से ऑक्सीकरण से बचाती है। तो एनोडीकरण क्या है, तो एनोडीकरण एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है। अब हम लोग मोटी परत बनाते क्यों है, क्योंकि जितनी मोटी परत होगी वो उसे ऑक्सीजन से, उसके अंदर की जो परत है वो ऑक्सीकरण से सुरक्षित रहेगी, वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करेगी। तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि वायु के संपर्क में आने आने पर एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की पतली परत बैठती है। ये हम लोग पहले देख चुके हैं, पिछले कक्षा में देख चुके हैं। इसी को हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं। अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड की यह परत है, ये क्या करती है, एल्यूमिनियम को संक्षारण से बचाती है। तो ये जो परत है वो एल्यूमिनियम को क्या करती है, संक्षारण से बचाती है। अब ये परत पतली होती है, क्योंकि ये परत पतली होती है। अब इस परत को हमें मोटा करना है, तो वो जो परत को हम मोटा करना चाहते हैं ताकि ये संसारण से सुरक्षित रहे, इस इस प्रक्रिया को हम लोग एनोडीकरण करते हैं। अब एनोडीकरण के लिए हम लोग क्या करते हैं, एल्यूमिनियम के एक साफ वस्तु को एनोड बनाते हैं। एनोड बनाकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला है H2SO4। H2SO4 यह सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला। इसके साथ इसका क्या करवाएंगे, एल्यूमिनियम का एनोड बना के सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ विद्युत अपघटन करेंगे। और जो एनोड पर जो उत्सर्जित ऑक्सीजन गैस होगा, एनोड पे जो उत्सर्जित ऑक्सीजन गैस होगा वो एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड की एक मोटी परत बनाती है। और यही प्रक्रिया क्या है, एनोडीकरण है। क्या, तो हमें ध्यान रखना है एनोडीकरण क्या है। एनोडीकरण ऑक्साइड, एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की, यानी एल्यूमिनियम पे ऑक्साइड की एक पतली परत का निर्माण होती है। इसको संक्षारण से बचाने के लिए इस पे हम मोटी परत का निर्माण करना चाहते हैं। और इस मोटी परत का निर्माण कैसे होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, एल्यूमिनियम के एक वस्तु को एनोड बनाकर उसका सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ विद्युत अपघटन करते हैं। और जो एनोड पे उत्सर्जित ऑक्सीजन गैस है वो एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड की मोटी परत बनाती है। इस प्रक्रिया को हम लोग एनोडीकरण करते हैं। ठीक है, ये हमें ध्यान में रखना है कि एनोडीकरण क्या है। अब एक्वा रेजिया, ये
पर ये प्रश्न परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है और जानने लायक बात है। तो हम लोग को ये जानना चाहिए कि एक्वारेजिया क्या है। तो एक्वारेजिया एक्वारेजिया क्या है? एक्वारेजिया को रॉयल जल भी कहते हैं। तो जब कोई बोले कि एक्वारेजिया और रॉयल जल क्या है, तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि एक्वारेजिया और रॉयल जल एक ही चीज है। इसमें 3:1 में सांद्र मतलब कंसंट्रेटेड गाढ़ा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण है। यानी एक्वारेजिया 3:1 में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला हम लोग पहले भी देख चुके हैं, HCl होता है, और नाइट्रिक एसिड HNO3। तो ये किसका किसका अनुपात है? 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, और वो भी सांद्र है, वो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और सांद्र नाइट्रिक अम्ल है। तो 3 भाग है HCl का और 1 भाग है HNO3 का। अब इसकी खास बात क्या है कि यह गोल्ड को गला सकता है। एक्वारेजिया गोल्ड को गला सकता है, लेकिन जब हम लोग HCl या HNO3 का अकेले में उपयोग करेंगे तो ये गोल्ड यानी कि सोना को गलाने की क्षमता इसमें नहीं होती है। तो एक्वारेजिया में जो HCl और HNO3 है वो अलग अलग रहेगा, तो वो गोल्ड को यानी सोने को गला नहीं सकता। लेकिन जब इसके सांद्र मतलब है सांद्र रूप में HCl का 3 भाग और HNO3 का 1 भाग मिला देंगे, तो यह गोल्ड को गलाने की क्षमता रखती है। ठीक है, तो हमें ये बात एक्वारेजिया के बारे में ध्यान रखना जरूरी है। अब चलते हैं आगे। अभी हम लोग पहले देख चुके हैं कि कौन सी वस्तु अभिक्रियाशील, कुछ धातु अभिक्रियाशील है, कुछ धातु कम अभिक्रियाशील है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए हमें पढ़ना होगा सक्रियता श्रेणी, जो कि पढ़ेंगे। और ये काफी महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से भी और समझने के दृष्टिकोण से भी, कि कैसे किस आधार पे हम बोल सकते हैं कि ये धातु अधिक अभिक्रियाशील है, और किस आधार पे बोल सकते हैं ये धातु कम अभिक्रियाशील है या अभिक्रिया नहीं करेगी। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो अभिक्रियाशील धातु होगी वो अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक विलयन या गलित अवस्था से विस्थापित कर देती है। ठीक है, अब कैसे पता चलेगा? अगर हमारे पास 2 धातु है, यहाँ पे धातु A है और धातु B, अगर धातु B के उसके विलयन से विस्थापित कर देती है, तो धातु A B की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील है। उदाहरण के लिए हमारे पास यहाँ पे एक फिगर है, इस चित्र में हम लोग देख सकते हैं कि इसमें ये कॉपर सल्फेट का विलयन है, यानी कि कॉपर सल्फेट का विलयन है, कॉपर है उसका विलयन है, कॉपर सल्फेट है, और यहाँ आयरन का विलयन है। अब इसमें हम लोग क्या डालेंगे? लोहे की कील डालेंगे इस परख नली में। यहाँ पे 2 परख नली है, इसमें लोहे की कील डालेंगे और इसमें और इस आयरन सल्फेट के विलयन में हम लोग तांबे का तार डालेंगे। तो हम लोग क्या पाएंगे कि यहाँ पे इस दूसरे वाले इसमें कोई अभिक्रिया नहीं होगी, इस परख नली में कोई अभिक्रिया नहीं होगी, लेकिन इस परख नली में अभिक्रिया हो जाएगी। और लोहे की कील के जगह पे आपको जो कील प्राप्त होगा, जहां पे अभिक्रिया होगी, वो होगी फेरस सल्फेट, यानी आयरन सल्फेट बना देगी। ठीक है, तो जो ज्यादा विक्रियाशील धातु होगी, अब इसी के आधार पे हम लोगों ने वैज्ञानिकों ने एक श्रृंखला बनाई, जिसमें हम लोग
ये देख रहे थे कि कौन सी धातु किस धातु को उसके विलयन से विस्थापित कर सकती है या नहीं कर सकती है। उसके क्षमता के आधार पे हम लोगों ने सक्रियता श्रेणी और वैज्ञानिकों ने सक्रियता श्रेणी बनाई। अभी प्रश्न ये उठता है कि सक्रियता श्रेणी जल के आधार पे, जल में धातु के अभिक्रिया के आधार पे, या वायु में धातु के अभिक्रिया के आधार पे, या अम्ल के साथ अभिक्रिया के आधार पे क्यों नहीं बनाया गया? तो उत्तर ये है कि सक्रियता, क्योंकि बहुत सारी धातुएं जल के विभिन्न रूप के साथ अभिक्रिया करती है। कोई वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है, कोई शीतल जल के साथ अभिक्रिया करती है, और कोई गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है। इसी के कारण इसके कारण जो सक्रियता श्रेणी है उसके आप नहीं बनाया गया, बल्कि इसके तुलना में यह बनाया गया कि किसी भी धातु का हम विलयन लेंगे और देखेंगे कि कोई धातु उसको विस्थापित कर सकती है या नहीं कर सकती है। अगर विस्थापित कर सकती है तो वो अधिक अभिक्रियाशील है उसके विलयन से, और अगर नहीं विस्थापित कर सकती है तो उससे कम अभिक्रियाशील है। ठीक है, तो यहाँ पे पिछले स्लाइड में हम लोग देख रहे थे कि आयरन है वो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, कॉपर सल्फेट विलयन था, कॉपर सल्फेट था हमारा, और आयरन था, उसमें लोहे का कील था। ठीक है, आयरन था। तो क्या हुआ, आयरन क्या करेगा, कॉपर सल्फेट को विस्थापित कर देगा और कॉपर मिल जाएगा हमें। तो क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आयरन है, यानी जो लोहा है, वो अधिक अभिक्रियाशील है कॉपर की तुलना में। लोहा कॉपर के तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है, इसके कारण लोहा है कॉपर को उसके विलयन से विस्थापित कर दिया। उसी तरह अगर हम लोहे के ऊपर चले तो जिंक है, जिंक में क्षमता है कि वो आयरन, जो आयरन है, आयरन का जो विलयन होगा उसको उससे विस्थापित कर देगा। उसके आयरन के जो यौगिक का विलयन होगा या उसके गलित अवस्था में जिंक है आयरन को विस्थापित कर देगा, एल्यूमिनियम जिंक को विस्थापित कर देगा, और सबसे ज्यादा जो अभी क्रियाशील है वो है पोटेशियम। ठीक है, और जो सबसे कम क्रियाशील है वो क्या है, गोल्ड, सबसे कम अभिक्रियाशील है। तो ये क्या करेगा, अधिक अभिक्रियाशील धातु उसके यौगिक के विलयन से, मतलब कम अभिक्रियाशील धातु के यौगिक के विलयन से या उसके गलित अवस्था से विस्थापित कर देगा। इसके आधार पर जो श्रृंखला बनाई जाती है इसको हम लोग सक्रियता श्रेणी कहते हैं, और इसी के आधार पर पता चलता है कि कौन सी धातु ज्यादा अभिक्रियाशील है और कौन सी धातु कम अभिक्रियाशील है। उदाहरण के लिए हमारे पास है जिंक, जिंक है, और यहाँ पे हमारे पास कॉपर सल्फेट है। अब जब जिंक है कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करेगी तो सक्रियता श्रेणी में जिंक ऊपर है, कॉपर सल्फेट नीचे है, तो ये अधिक अभिक्रियाशील धातु है। तो ये कम अभिक्रियाशील धातु के यौगिक के विलयन से क्या करेगी, उसको विस्थापित कर देगी, और यहाँ पे जो बनेगा वो मिलेगा हमें जिंक सल्फेट और कॉपर। उसी तरह कैल्शियम है, कैल्शियम जिंक क्लोराइड को, यानी कि जिंक का जो यौगिक है उसका विलयन से जिंक को विस्थापित कर देगी और बनाएगी। यहाँ पे मैं एरो देना भूल गया, ये एरो है इस अभिक्रिया का। यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड बनेगा और जिंक प्राप्त होगा। ठीक है, अब हमें यह भी याद रखना है कि जो सबसे अधिक क्रियाशील धातु है वो क्या है, पोटेशियम है। सबसे अभिक्रियाशील धातु कौन सी है, पोटेशियम है, और जो सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है वो गोल्ड है। अब यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, और ये समझना बहुत ही जरूरी है कि धातु और अधातु कैसे अभिक्रिया करती है। ठीक है, तो अभी हम लोग धातु अधातु कैसे अभिक्रिया करती है, कैसे पता चलेगा, क्या कारक है जिसके कारण हम लोग बताएंगे कि ये धातु अभिक्रिया कर रही है, कैसे अभिक्रिया कर रही है, अधातु कैसे अभिक्रिया कर रही है। तो सबसे पहले हमको इसके लिए समझना होगा उत्कृष्ट गैस, या इसको हम लोग निष्क्रिय गैस भी बोलते हैं। सॉरी, ये उत्कृष्ट गैस या निष्क्रिय गैस, निष्क्रिय गैस, निष्क्रिय गैस। ठीक है, निष्क्रिय गैस
यानी ये लगभग नहीं के बराबर अभिक्रिया करती है, बहुत कम अभिक्रिया करती है, या नहीं अभिक्रिया करती है। तो हमें ये देखना होगा कि अब इसके लिए एक शब्द है जो आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन आपको यहाँ पे फिर से दोबारा ध्यान में रखना होगा कि संयोजकता कोष क्या है और संयोजकता इलेक्ट्रॉन क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि जो परमाणु है उसके चारों तरफ बहुत सारी कक्षा है, जैसे के है, एल है, एम है, एन है। तो जो सबसे बाहरी कक्षा है उसको संयोजकता कोष कहते हैं, और उसमें जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है संयोजकता इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो जो जैसे इस फिगर में सबसे बाहरी कक्षा कौन है, एन है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे संयोजकता कोष कहेंगे, और इसमें जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है इसको हम लोग कहेंगे संयोजकता इलेक्ट्रॉन। यही इलेक्ट्रॉन है जो किसी अभिक्रिया में भाग लेती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि संयोजकता कोष क्या है। तो किसी भी परमाणु की जो सबसे बाहरी किसी भी परमाणु का जो सबसे बाहरी कोष होता है उसको हम लोग संयोजकता कोष बोलते हैं, और उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजकता इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और यही इलेक्ट्रॉन होते हैं जो किसी भी अभिक्रिया में भाग लेते हैं। अब किसी भी धातु, किसी भी तत्व में अगर उसके बाहरी कक्षा में, हीलियम एक अपवाद है, अगर बाहरी कक्षा में 2, 8, 8, 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन होंगे किसी भी धातु के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो अभिक्रिया नहीं करेगी, यानी कि उसका अष्टक पूरा हो गया। अगर अष्टक पूरा हो गया तो वो अभिक्रिया नहीं करेगी। ठीक है, अगर उसका अष्टक पूरा नहीं हुआ तो वो कोशिश करेगी कि किसी तरह से वो अपना अष्टक पूरा करे, इलेक्ट्रॉन का अष्टक पूरा करे। तो किसी भी धातु के बाहरी कोष में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो अभिक्रिया नहीं करेगी। उदाहरण, हीलियम एक अपवाद है, हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन है लेकिन ये अभिक्रिया नहीं करती है। ठीक है, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये अभिक्रिया नहीं करेगी। नियोन देखेंगे तो इसके बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है। आर्गन देखेंगे, इसके बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अभिक्रिया नहीं करेगी। तो संयोजकता कोष में अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 है और हीलियम के केस में 2 है तो वो अभिक्रिया नहीं करेगी। लेकिन इससे अगर अगर इससे अलावा कोई संख्या में इलेक्ट्रॉन की, इससे अलावा संख्या, इससे अलावा कोई और संख्या में इलेक्ट्रॉन हो गए, या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मैक्सिमम 8 है, यानी अधिक से अधिक 8 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, उससे कम कोई भी संख्या में इलेक्ट्रॉन होगा तो वो अभिक्रिया करेगी। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो सोडियम है, यहाँ पे एक सोडियम का एटम है, यानी सोडियम का एक परमाणु है। अब सोडियम के पास कितना है, सोडियम का परमाणु संख्या 11 है, यानी कि इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है। परमाणु संख्या मतलब न्यूट्रल, यानी कि उसके पास जो प्रोटॉन की संख्या है वो उसके पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 11 है। वही उसका परमाणु संख्या है। प्रोटॉन की संख्या ही परमाणु संख्या कही जाती है, लेकिन न्यूट्रल परमाणु में, यानी कि आयन को छोड़ के जो न्यूट्रल परमाणु होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। तो सोडियम में हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, और तीसरी कक्षा में, यानी अगर इसको हम के बोले, ये पहला के सेल, ये है हमारा एल सेल, और ये है हमारा एम सेल। तो अब हमें के और एल से मतलब नहीं है, क्योंकि जो हम लोग बात कर चुके हैं कि अभिक्रिया में वैसे इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं जो संयोजकता कोष में उपस्थित है। तो संयोजकता कोष में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे संयोजकता कोष में हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन है, बस 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, लेकिन वही धातु अभिक्रिया नहीं करेगी जिसके संयोजकता कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
तो यहाँ पे हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये अभिक्रिया करेगी, यानी इसका अष्टक पूरा नहीं है तो ये अभिक्रिया करेगी। अब ये अभिक्रिया कैसे करेगी, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देगी, अपने एक इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगी, त्याग देगी। और जब एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देगी तब इसके पास क्या हो जाएगा, पहले इसके पास बराबर मात्रा में, जब सोडियम परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन भी 11 था, इलेक्ट्रॉन भी 11 था, और प्रोटॉन की संख्या भी 11 थी। लेकिन जब ये इसमें से एक घट गया, -1 हो गया, तब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 10। और प्रोटॉन अभी भी कितना है, प्रोटॉन तो, क्योंकि प्रोटॉन कभी ट्रांसफर नहीं हो सकता, उसको विस्थापित नहीं कर सकते, तो अब प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 11। तो इस पे क्या हो गया, एक पॉजिटिव चार्ज हो गया, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 है और प्रोटॉन की संख्या 11 है, तो इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि इस पे उसका एक इलेक्ट्रॉन चला गया। ठीक उसी तरह हमारे पास है दूसरा परमाणु, यहाँ पे क्लोरीन एक परमाणु है, ठीक है, इसकी परमाणु संख्या है 17, इसकी परमाणु संख्या 17 है। तो इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो क्या होगा, पहला कक्ष में 2, दूसरा कक्ष में 8 और तीसरा कक्ष में क्या होगा, 7 इलेक्ट्रॉन होगा। अब इसका अष्टक पूरा नहीं हो रहा है, इसको क्या चाहिए, कहीं से इसे एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए। अब ये जो इलेक्ट्रॉन जो सोडियम त्याग किया, उस इलेक्ट्रॉन का ये क्या करेगा, क्लोरीन ग्रहण कर लेगा। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन सोडियम त्याग किया, उस इलेक्ट्रॉन को या कोई और अन्य एटम त्याग करेगा, अगर कहीं से इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो क्या हो जाएगा, 2, 8 और 8, यानी कि बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन कहीं से चाहिए। अब जब इसे कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो इसके पास प्रोटॉन की संख्या कितनी रहेगी, 17 रहेगी, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या बदलती नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। तो इस पे इलेक्ट्रॉन यानी निगेटिव चार्ज बढ़ गया, एक निगेटिव चार्ज बढ़ गया, ये है पॉजिटिव चार्ज 17 और ये 18 निगेटिव चार्ज, एक निगेटिव चार्ज बढ़ गया, तो ये बन जाएगा Cl-। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं कि संयोजकता कोष में अगर 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो 8 हो सकती है, और संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन ही अभिक्रिया में भाग लेती है। तो अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो तो वो तो निष्क्रिय गैस हो गए, जो किसी अभिक्रिया में भाग नहीं लेगी या बहुत कम भाग लेती है। ठीक है, लेकिन सोडियम के केस में क्या है, सोडियम का परमाणु संख्या है 11, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 2, 8 और 1 है। ठीक है, तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा तो ये इसके बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, लेकिन जब ये एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, ये इस इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा, तो ये क्या बन जाएगा, सोडियम पॉजिटिव आयन बन जाएगा, और उसी तरह क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्लोरीन नेगेटिव आयन बन जाएगा। अब चूंकि ये पॉजिटिव आयन है और ये एक निगेटिव आयन है, ठीक है, तो चूंकि ये पॉजिटिव आयन है और ये एक निगेटिव आयन है, तो क्या होगा, दोनों के बीच में जो एक तरह का बल लगेगा, ये जो बल है इसको हम लोग बोलते हैं, इस बल को हम लोग बोलते हैं अस्थिर वैद्युत बल, और जिसके कारण ये एक दूसरे से एक बंधन बनाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं आयनिक बंधन। यानी जब एक धन आयन और एक ऋण आयन एक दूसरे के समीप होता है तो उनके बीच में एक बल लगता है, जिसको हम लोग कहते हैं स्थिर वैद्युत बल, और उसके कारण वो एक दोनों से जुड़ जाते हैं, और उस बंधन को हम लोग कहते हैं आयनिक बंधन या आयनिक बॉन्ड, आयनिक बंधन बोलते हैं, आयनिक बंधन। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, आपको समझ में आया होगा।
तो विपरीत आवेश के कारण सोडियम तथा क्लोराइड आयन परस्पर आकर्षित होते हैं और मजबूत स्थिर वैद्युत बल्ब में बंधकर सोडियम क्लोराइड के रूप में उपस्थित रहते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं आयनिक बंधन। तो आज की कक्षा में हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। अगले क्लास में हम लोग इस पे आगे और भी देखेंगे। फिर मिलते हैं अगले क्लास के लिए।